जैसे हिंदू राष्ट्र का मतलब जैसे जैसे हिंदू का विरोध कभी अखिलेश भैया किया ही नहीं। जैसे उनका पूरा इतिहास परिवार का उठाकर देख लीजिएगा तो उनके पार्टी में हमेशा ब्राह्मण ठाकुर कोई भी बिरादर मतलब कि पद। जय श्री राम बोलने से कतराते हैं, जय श्री कृष्ण बोलने से कतराते हैं। जैसे अखिलेश भैया देखिए मतलब कि ये साफ साफ कह दिए, देखिए आप न जय श्री कृष्ण बोले न जय श्री राम बोले, जय भीम बोले, मतलब जो संविधान के थ्रू मतलब देर चलता है। और बाकी रहा आप गए जय श्री राम बोलने वाली बात, तो अखिलेश भैया अपने इंटरव्यू में एक बोले थे, आप देख लीजिएगा। जैसे वो कहें कि किसी के कहने से हम अयोध्या नहीं जाएंगे, जिस दिन हमको राम बुलाएंगे हम चले जाएंगे। तो ऐसा वो साफ साफ नहीं माने कि हम अयोध्या जाएंगे नहीं। जैसे किसी के कहने से या किसी के न्योता देने से, जैसे भगवान किसी को न्योता नहीं, जिस दिन बुलाएंगे वो भगवान क्या चला जाएगा। वो अपने इंटरव्यू में वो बोले हैं कि किसी के बुलाने से कोई कहीं नहीं जाता है, और बाकी जिस दिन हमको जाना रहेगा हम चले जाएंगे। तो जो हिंदू विरोधी का उनके ऊपर आरोप लगते हैं, वो हिंदू का विरोध कहाँ किए हैं ये बताइए। देश की आज़ादी में मुसलमानों का हाथ था, हिंदुओं का, सब लोग मिल के जैसे एक कोई गुलदस्ता होता। हम जान रहे हैं, कोई वो तो हम गुलदस्ता जान रहे होता है हैं कि जिसमें सब जितना लोग आज़ाद रहेंगे। भगत सिंह ने जितना देश के लिए किया उतना ही बीर अब्दुल हमीद ने भी किया है, वो तो हमें पता है। लेकिन जो देश की राजनीति है आजकल ये लोग हैं कि हिंदू मुस्लिम कर करके भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है, और अखिलेश जी हिंदुओं का विरोध करते हैं, इसलिए वो सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। जैसे हिंदुओं का वो विरोध कर कहाँ रहे हैं, जो कर रहे हैं हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, बता दीजिए। वो कहीं बोलेगा कि नहीं हम मुसलमान राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, अगर कोई बता दे। सोशल मीडिया पटा पड़ा हुआ है। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो ऐसी तमाम पोस्टें तैरती हुई हैं कि अखिलेश को अखिलेशुद्दीन के नाम से जाना जाता है। मैं नहीं, सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे ऑडियंस हैं जो इस तरीके से कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ माइनॉरिटी को सपोर्ट करती है। जैसे विपक्ष का काम है, देखिए कहना विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन अखिलेश भैया सर्व समाज को लेकर चलते हैं, और हमेशा जो है वो मतलब सर्व समाज के मतलब कि समाज की बात करते हैं कोई भी। और बाकी रहा अथवा अखिलेश यादव की बात, तो अखिलेश यादव हमेशा जो है युवाओं के बारे में, किसानों के बारे में, हमेशा जो है उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में। जैसे हमारे बंटी भाई बताएं, एक छात्र संघ, जब भी अखिलेश भैया मतलब सत्ता में रहे हैं, छात्र संघ का चुनाव कभी नहीं बंद करवाएं। वो अपने कार्यकाल में हमेशा छात्र संघ का चुनाव करवाए हैं, युवाओं को हमेशा सपोर्ट किए हैं और युवाओं को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। जब से बीजेपी सरकार बनी है, जब से छात्र संघ पे एक तरीके से बताएं बैन भी नहीं किए हैं, लेकिन जहां बीजेपी को ये लगता है कि हमारा कैंडिडेट सफल है, वहाँ जीत जाएगा, ये बीजेपी सरकार वहाँ पर छात्र संघ का चुनाव कराने का काम कर रही है। भाई ने कहा कि अखिलेश यादव किसानों की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं, फिर भी दो बार से चुनाव हार जा रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि सत्ता से बाहर रहना मतलब कि चुनाव हार जाने से ही लोगों की, अभी चुनाव हार गए ठीक है, चुनाव राजनीति है, चुनाव अगर कोई लड़ रहा है तो चुनाव या तो जीतेगा या तो हारेगा। अगर आप भारतीय राजनीति को देखेंगे तो एक लंबे समय तक, जब से 1947 से लेके और हमको लगता है कि 1967 तक, केंद्र से लेके राज्य तक केवल एक ही पार्टी थी, कांग्रेस। किसी को नहीं लगता था, ऐसा दूर दूर तक भी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा परिवर्तन आएगा कि भाजपा इतने प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। हुआ परिवर्तन, राजनीति है, 20 साल 25 साल बाद परिवर्तन होते रहते हैं, इस बात को हटा दीजिए। कोई नहीं जानता था कि इस देश के अंदर क्षेत्रीय पार्टियां इतनी आगे आएंगी और इनका महत्व इतना हो जाएगा कि इनके बगैर आप सत्ता में, केंद्र में सरकार नहीं बना पाएंगे, ऐसा भी दौर आया। तो हमें नहीं लगता कि कोई 10 साल 15 साल सत्ता से बाहर है तो मतलब कि वो अब चुनाव जीत ही नहीं सकता। राजनीति है, चुनाव होते हैं, चुनाव हो रहा है, कोई हारेगा कोई जीतेगा। इस बात से हम कोई इस बात से मतलब अस्वीकार नहीं कर सकता कि अखिलेश यादव की जो लोकप्रियता है आज ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में बहुत अधिक बढ़ गया है। उनका ग्राफ है बहुत आगे तक चला गया है। देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में 37 सांसदों के साथ वो बन गई है। तो हमें नहीं लगता अखिलेश यादव का जो लोकप्रियता आज उनका युवाओं से लेके बुजुर्गों में, महिलाओं में बहुत है। अखिलेश यादव को पसंद करने वाले लोग भी हैं, हर वर्ग से हैं। आप किसी जाति पे अगर ये बात देखिए केवल यादव अखिलेश यादव को पसंद करता है या मुसलमान पसंद करता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर जाति में अखिलेश यादव को पसंद करने वाले लोग हैं। आपने बात किया कि अखिलेश यादव हिंदू विरोधी हैं। अखिलेश यादव जब सरकार में थे, जब 2012 में सरकार बनी थी तो माता प्रसाद पांडे को इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष बनाया था। अगर अखिलेश यादव हिंदू विरोधी होते तो एक ब्राह्मण समुदाय से आने वाले को क्यों सबसे सर्वोच्च कुर्सी पर क्यों बैठाते। आज देखिए विपक्ष में, विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है? माता प्रसाद पांडे हैं। वो चाहते तो शिवपाल यादव को बना सकते थे, वो चाहते तो और भी किसी को यादव को बना सकते थे, क्यों नहीं बनाए? अखिलेश यादव कभी जाति की राजनीति करते ही नहीं है। अखिलेश यादव जो है पढ़े लिखे नेता हैं और उनके कार्यकाल में आप लोगों ने देखा कि कितना बेहतर काम किया। उन्होंने युवाओं को लैपटॉप देने का काम किया। उनको पता था कि
उनको पता था कि जो ज़माना आने वाला है आज से 5 साल 7 साल बाद वो टेक्निक का ज़माना होगा, डिजिटल युग होगा। तो अखिलेश यादव इतना दूरदर्शी नेता है, उनका जो है कि वो आगे तक का सोचते हैं कि हमारा समाज, हमारा देश प्रदेश कैसे आगे बढ़े। अखिलेश यादव किसी जाति या धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। अखिलेश यादव तो खुद अपने मैनपुरी में मंदिर बनवा रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे वीडियो भी शेयर किया था। उनके घर खुद कृष्ण भगवान का मंदिर है। तो अखिलेश यादव ऐसा नहीं है कि वो मंदिर नहीं जाते, हमेशा अभी वृंदावन गए थे, हमेशा मंदिर पूरे परिवार के साथ गए थे। तो ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव मंदिर नहीं जाते हैं या अखिलेश यादव के पार्टी, अगर ये होता कि अखिलेश यादव के पार्टी में कोई हिंदू नहीं होता, कोई ब्राह्मण नहीं होता, अखिलेश यादव के पार्टी में तो मुसलमान भी है, हिंदू भी है, ब्राह्मण भी है, दलित भी है, यादव भी है, सभी लोग हैं, सब समुदाय को। जो अब अखिलेश यादव ने अगर ये बोल दिया कि आप हमसे जय श्री राम से ना आप जय संविधान बोलिए, तो इसमें हमको नहीं लगता कुछ गलत है। जो संविधान हमें आज जय श्री राम, जय श्री कृष्ण या जो भी आपका धर्म समुदाय है, जो भी धर्म समुदाय को मानने का अधिकार देता है, वो हमारा संविधान है। अगर हमारी पहचान अंतिम और पहली पहचान हमारी है कि हम भारतीय हैं, उसके बाद हम कुछ हैं, तो हमारी पहचान तो भारतीय है। और भारत में सबसे ज़रूरी क्या है? भारत में सबसे ज़रूरी हमारा संविधान है। हमारा संविधान आज हम आप और यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो हमें बात करने की आज़ादी कौन देता है? संविधान देता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि देश में एक तगड़ा ट्रेंड चलता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर पिछले 2014 से सरकार बना रही है तो उसके पीछे हिंदुत्व है, और एक तबका ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जा रही है। मैं सिर्फ ये युवा होने के नाते आपसे जानना चाह रहा हूँ, पढ़े लिखे लोगों के बुद्धिजीवी वर्ग है, तो क्या ये बात मानते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात 2014 से आप जो बता रहे हैं कि ये सरकार बना रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, वो ठीक है, वो अपने लिए कर रहे हैं, वो जनता के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्या जनता यही चाहती है कि सरकारी नौकरियां ख़त्म हो जाए? क्या जनता यही चाहती है कि सारी, मतलब मैं पहले भी कहा हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ, अभी भी कहूँगा, 2014 से उन्होंने क्या नया चीज़ किया है और किन किन पुराने चीज़ों को ख़त्म किया है? उनके समर्थक तो कह रहे हैं कि अब प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है, घर घर फ्री में राशन मिल पा रहे हैं, बिजली की व्यवस्थाएं बिल्कुल हो गई हैं, सड़कें हैं बिल्कुल चमचमा रही हैं। प्रयागराज, पिछली बार कुंभ और इस बार प्रयागराज में जो व्यवस्थाएं हैं, सारे प्रदेश के लोग इवन हमारे ही चैनल पे बोलते हैं कि अगर हर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा हो जाए तो देश का विकास बहुत तगड़ा से होगा और प्रदेश का भी। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि अपराधियों की जो है शरण नहीं दिए हैं कभी। इस चीज़ का तो हम कहते हैं कि अगर आज भी अगर जनपद में एक किसी का घर गिर जाए या फिर घर जला दिया जाए या किसी की हत्या हो जाए कहीं पे भी, तो ये सबसे बड़ा चीज़ है कि आज उनको एक नाम से जाना जाता है, बुलडोजर बाबा। और वास्तव में आप यही नहीं, किसी भी प्रदेश में चले जाइए तो ये उनकी एक अहम भूमिका है, जो उन्होंने कर दिखाया, जो उन्होंने अपराधियों पे एक्शन लिया। और एक आप शायद जब इनकी सरकार बनी थी तो एक सुने होंगे आप, 24 घंटे 72 एनकाउंटर के नाम से भी चीज़ें हुई थी। तो ये है कि सरकार तो ठीक है, जो अपना काम कर रही है वो कर रही है, लेकिन जो पुलिस का रवैया है, इससे जनता त्रस्त हो चुकी है। अच्छा, मतलब पुलिस को आप जो है, प्रशासन को आप 100% आप छूट दे दिए हैं, मतलब जो मन करे वो करो। इसका कंट्रोलिंग रहना चाहिए। यह अन्य सरकारों में था, इस सरकार में कंट्रोलिंग नहीं है। इस सरकार में नेता मतलब कुछ नहीं। अगर आप जनता द्वारा प्रतिनिधि, मतलब जनता द्वारा चुन के आ रहे हैं, ठीक है, आपके लिए कहने के लिए हम मानते हैं कि हाँ ठीक है, आप जो भी सरकार चला रहे हैं, सारी चीज़ें चला रहे हैं, आपकी व्यवस्था अच्छी है। और रही बात अपराध की, तो अपराध वही बंद हो सकता है जो लगातार निरंतर अपराध कर रहे हों। वो अपराध बंद हो चुके हैं। जो निरंतर अपराध कर रहे थे कि आज इनको मार दिया, आज इनका ये चल रहा है, वो चल रहा है, कंट्रोल है, उस पर कंट्रोल है। लेकिन जो अपराधी मतलब एक बार अपराध कर दिया गलती से, तो वो अपराधी नहीं कहलाएगा। तो चलिए, बीजेपी की सरकार की जो सबसे आपके कहने के हिसाब से कि मतलब अपराध मुक्त प्रदेश हो गया है, अच्छा काम है, तो अब बीजेपी का बुरा काम क्या लगता है आपको? देखिए, बीजेपी का बुरा काम या अच्छा काम, ये तो अभी आपने कहा कि नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, ये सच्चाई यही है। नौकरियां नहीं मिल पा रही। एक बच्चा तैयारी करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ लिखने के बाद ग्रेजुएशन कर लेता है, बीएड करता है, उसके बाद वो परीक्षा का इंतज़ार कर रहा होता है। और जब परीक्षा होती है तो पता चलता है कि उसमें कहीं न कहीं परीक्षा में सेंध हो गया, पेपर लीक आउट हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सरकार करवा रही है, लेकिन वो अधिकारी जो सरकार के तले वो काम कर रहे हैं, या फिर उनको सरकार छूट दे रही है, या फिर वो अपने से
उनका मन बढ़ चुका है, उनके ऊपर मैं कार्रवाई होते हुए अभी तक नहीं देखा हूँ। अच्छा। जी बिल्कुल, हम हैं, ये हैं, अगला 4 आदमी है, वो भी नौकरी की तलाश में, और जाहिर सी बात है कि हर जगह चोरियां हो रही हैं, तो मैं मानता हूं कि उसमें चोरी किया और उसके ऊपर आप घर पे बुलडोजर चलवा दिए, लेकिन वो चोरी होती कहाँ से है, उसकी पोल पानी नहीं खुलती है। वो चोरी अगर ये पता चल जाए कि फला अधिकारी जो है लीक करवाया है पेपर, उसका घर पे बुलडोजर चले, वो चीज़ें होंगी, तब वो चोरियाँ भी बंद हो जाएंगी। सरकार किसी की भी हो, ये काम होना आवश्यक है। और रही बात वैकेंसीज़ की, पहली बात तो वैकेंसीज आप निकालिए। दूसरी चीज़ आप ये समझिए कि हमको और आपको हिंदू मुसलमान और जात धर्म में बांट दिया गया है। कभी ये नेता कभी ये नहीं बांटे कि यहाँ तुम युवा हो और हम बुजुर्ग हैं। आप कहते हैं कि 58 साल 60 साल में जाके सरकारी नौकरी से मतलब आपको जो है बर्खास्त कर दिया जाता है, मतलब आपकी जो है पूरा हो गया, पूरा काल हो गया, आप 60 साल पूरा कर लिए, अब जाइए अपने घर, रिटायरमेंट पेंशन लीजिए। पेंशन भी तो बंद कर दिया गया। लेकिन ये बताइए कि ये नेता जब 60 साल के बाद रिटायर होकर घर पे चले आते हैं, पहले तो रिटायर नहीं होते हैं, ये आजीवन नेतागिरी करेंगे, ठीक है मैं मानता हूँ, तो क्या युवाओं को फिर कभी मौका नहीं मिलेगा? युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। तो अब की बार यही हम कह रहे हैं कि आप जो 2027 के मिशन लेके चल रहे हैं, अब की बार युवा उन्हीं के साथ खड़ा रहेगा जो युवाओं का आवाज़ उठाएगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2027 में जैसे आपके कहे हिसाब से कि अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है, मुख्यमंत्री वही बनेंगे, और एक तबका है जो ये बार बार कह रहा है कि हिंदू विरोधियों को हम देश में या प्रदेश में उनको सत्ता कभी नहीं देंगे। तो क्या लगता है कि इस बार हिंदू वाला फैक्ट ही चलेगा 2027 में, या फिर युवा या रोजगार या नौकरियां या फिर विकास चलेगा इस बार? जैसे भैया हम बताएं, अभी को बंटी भाई बताएं कि मतलब युवाओं को अथवा रोजगार चाहिए ना, तब अथवा रक्षा मंत्री नेताजी हुआ करते थे, तो पहले सेना की मतलब शरीर जो है मतलब कि घर तक नहीं आती थी, लेकिन तब नेताजी रक्षा मंत्री हुए हैं तो वो नियम में लागू किए हैं कि किसी भी सेना की जो पार्थिव शरीर है वो उसके घर तक जाएगी। लेकिन ये तानाशाही सरकार जो सत्ता में आई, यह अथवा सेना को पहला ही टारगेट है, जवान और सेना, जवान और किसान दो ही देश के आधार होते हैं। ये पहला टारगेट जो है जवान को कर लिए हैं, अग्निवीर की योजना ले आकर बता दीजिए कोई युवा जो मतलब कि 17 साल के 16 साल की उम्र में दौड़ता था कि अग्निवीर की नौकरी हम पा जाएं, लेकिन ये मतलब कि आर्मी की नौकरी पा जाएं, लेकिन ये जो है 4 साल की अग्निवीर की योजना लिया, इसका विरोध हर जितना युवा है सब लोग करते हैं। बताइए कोई नेता अगर एक बार विधायक बनता है तो उसको पेंशन हमेशा मिलती है एक बार विधायक बनने के बाद। अगर कोई सेना अगर अथवा रिटायर हो जाए उसको पेंशन भी नहीं मिलेगा, केवल मतलब 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। ये बताइए सेना को जिस प्रकार से ये सरकार टारगेट कर रही है, तो आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि मतलब कि ये सरकार फिर दोबारा सत्ता में? जैसे आप बता दीजिए, अगर इस तरीके से जो देश के प्रति युवाओं का प्रेम है, आप बता दीजिए इस सरकार की नीतियाँ का युवा विरोध किए हैं, लेकिन उसके बाद अगर सरकार का विरोध करने के लिए उतरते हैं, ये जैसे बताएं बंटी भाई की प्रशासन जो है मतलब कि बेलगाम हो गया है। आप जिस दिन आप विरोध करने के लिए उतरिए, यही प्रशासन आपके ऊपर लाठियाँ चार्ज करवाते हैं और युवाओं को दौड़ा कर मारते हैं। देखने के बाद हमको बहुत तकलीफ होता है कि मतलब जिस प्रकार से युवाओं बता दीजिए कि अगर यही सरकार इससे पहले सपा की सरकार थी, अगर युवा कोई किसी भी पार्टी का विरोध करता रहा हो और बाकी अखिलेश भी लाठी चार्ज करवाएं और युवाओं को मरवाएं, ये घटना बता दीजिए कि अगर शिक्षा या नौकरी के मामले में वो विरोध किया हो तो अथवा अखिलेश भी लाठी चार्ज करवाएं। लेकिन जिस प्रकार से तानाशाही सरकार युवाओं के ऊपर लाठियाँ चार्ज करवा दे, इनका दिन 27 में ख़त्म होने वाला है और नए मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस बार सीएम बनने जा रहे हैं 27 का। चलिए बिल्कुल, हमेशा समाजवादी पार्टी पर एक परिवारवाद का आरोप लगा है, क्या कहेंगे आप? परिवारवाद का आरोप है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बिना मतलब इनडायरेक्टली चुनाव जीतते हैं। ऐसा नहीं कि एमएलसी या क्या नाम है कि एमएलसी चुनते हैं या तो फिर ऐसे राज्यसभा में राम गोपाल यादव को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग डायरेक्टली चुनाव लड़े हैं, जनता ने उन्हें अपना मत दिया है तब जाके वो सांसद बने हैं। तो अगर हम कहते हैं कि कोई ये बोल रहा है परिवारवाद का आरोप है या तो बोल रहा है कि इनको नहीं चुनना, इनको मौका नहीं देना चाहिए, तो भाई उस विधानसभा उस लोकसभा के लोगों को सोचना चाहिए कि हम अगर उन्होंने अपना मत दिया है तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र में अगर जनता के मत से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। जनता ने उन्हें मौका दिया है, वो सांसद बने, वो विधायक बने, इस पर बात ही खत्म। ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्टली बिना चुनाव जीते इनडायरेक्टली चुनाव जीते हैं, राज्यसभा या विधान परिषद गए, वो तो लोकसभा में बैठे हैं ना। राम गोपाल यादव को छोड़ दीजिए, सभी लोग लोकसभा में बैठे हुए हैं, तो फिर इसमें बात ही नहीं होनी चाहिए।